कि समूचे विश्व में सिर्फ और सिर्फ जब युद्ध सुनाई दे रहा हो और युद्ध की कवरेज कर पूरे विश्व में चर्चित चेहरा रहा हो। हमसे सुनना चाहते हैं कि युद्ध को कवर कैसे किया जाता है। ईरान के अगर नज़रिए से मैं आपसे कहूँ तो ये युद्ध जितनी आसानी से अमेरिका ख़त्म करना चाह रहा था उतनी आसानी से कर नहीं पाया। उसने जो है अमेरिका को उसकी हैसियत दिखा दी। आपने प्रबल प्रताप को मार दिया। प्रबल के अंदर जो मैंने 20 कमांड खड़े किए थे वो तो जीवित हैं। सर ये आपसे लोग जानना चाहेंगे, अगर जमीनी युद्ध होता ईरान और अमेरिका तो क्या स्थितियां बनती? मुझे लगा मैंने अपना काम किया है, मुझे काम करना है, काम अच्छा करेंगे। भय में और साहस में एक बहुत पतली लाइन होती है। तो आप देखते हैं ए मोहम्मद जी पीपल की भूत हुई है। मतलब मैं घूस देने की बात नहीं कर रहा हूँ, घूस शब्द को मत समझिए। हमें मेरा टारगेट था वहां पहुंचना, तो उस पहुंचने के लिए जो मुझे करना था मैं नहीं दिया। वो अमेरिका भी दिया, ब्रिटेन के पत्रकार भी दिए, या जर्मनी के भी दिए। मैं अकेला नहीं था, 40 लोग थे हम लोग। नहीं, हमें वो अमेरिका क्या रोकेगा? हम तो अमेरिका के पास है, हम तो दूसरे रास्ते से गए थे। अफगानी हमको देखकर खुश होते थे। अरे अरे बरादर है, उनके लिए तो मैं पसंदीदा आदमी था। मैं अपने दम पे दाएं बाएं अफगानियों से मिल के घूमते फिरते जो कवर करना था करता था। आतंकवादियों की बात करें, उनकी भी कवरेज आपने की। गाजी बाबा एक जैश मोहम्मद का आतंकवादी था। मेरी एक तमन्ना थी मैं लाइव एनकाउंटर कवर करूं। क्या प्रबल बता के लाइव नहीं होता तो हो जाता है, तो हो जाता है। अगर तुम रहोगे तो तुम्हारी किस्मत। कश्मीर में अब तो गाड़ियां बहुत चल रही हैं, उस जमाने में नहीं था। सूर्यास्त के बाद फौज भी नहीं निकलती थी, केवल आतंकी निकलते थे। मैंने कहा सर आप यहाँ तो बुलेट प्रूफ लगा, अंदर जा देख, हमने घेर लिया साथ को। तो उन्होंने कहा जाओ, दौड़ते मैं भागा वहां से। वो बड़ा भयानक एनकाउंटर था। और तब तक मैंने कहा कृपाल, मुझे 2 आंखें दिख रही हैं, कृपाल। और मैंने उसकी गर्दन पकड़ी। लेकिन जब गिरते गिरते भी कृपाल ने क्या किया, कैमरा ऑन था, ऐसे वो पूरा रिकॉर्ड हो गया गोली लगते हुए। अच्छा, आप लोगों के साथ घटना कम हुआ तो आपको वापसी कर रहे होंगे? नहीं, वहीं रहे भाई। अरे मैदान छोड़ दिया। अगर पत्रकार ने मैदान छोड़ दिया तो पत्रकार क्या यार, आप परचून की दुकान खोल लो यार। मैं एक बार पाकिस्तान गया और ये चुनाव था, नवाज शरीफ चुनाव लड़ रहे थे। तो उनके मुझे नहीं पता वो ओसामा घर है। मैं तो वैसे गया था ना उनके साथ, तो मुझे क्या पता इसका घर है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऊंची दीवारें, वहां खड़े हुए, आगे रैली चल रही है। लोग ये जानना चाहेंगे प्रबल सर, जब आप रिपोर्टिंग करते थे और आज जो रिपोर्टिंग हो रही है, क्या फर्क आपको दिख रहा है? हमारे जमाने में नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि अभी उस तरह का कवरेज कोई कर रहा है। न होटल था रुकने के लिए, न खाने के लिए भोजन था, न सोने के लिए जमीन थी, केवल एक स्लीपिंग बैग था। अब तो बहुत कुछ है। मॉर्चुरी जाया करो, क्योंकि लाश नहीं आती पोस्टमार्टम के बाद। आज आप पूछिए जितने पत्रकार हैं पिछले भी 10-15 साल में जो महानुभाव पैदा हुए हैं, कोई गया है? व्हाट्सएप पे आएगा, अरे व्हाट्सएप बताएगा कि इस लाश में 14 चक्कू लगे हैं, 4 लगे हैं। मुझे लगता है कि शायद पत्रकारों ने खुद को खत्म करने की तैयारी कर ली है। तो जहां वो बॉडी मिली थी वहां मैं सुबह पहुंच गया 5 बजे। एक रिपोर्टर को एक जासूस की तरह हरकत करनी पड़ती है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो ऐसी शख्सियत है कि समूचे विश्व में सिर्फ और सिर्फ जब युद्ध सुनाई दे रहा हो और युद्ध की कवरेज कर पूरे विश्व में चर्चित चेहरा रहा हो। ये सौभाग्य है कि आज वो आपके बीच में है और अल्प समय में बुलावे पर आपके बीच आए हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा, क्योंकि युद्ध के बीच और युद्ध की कवरेज में महारत हासिल करने वाले प्रबल प्रताप सिंह जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका स्वागत। और सर, जिस तरीके से युद्ध देख रहे हैं आप और युद्ध को लेकर के जो हालात बनते जा रहे हैं, हर देश चिंतित है। कुछ देश लड़ रहे हैं, कुछ नहीं लड़ रहे हैं। और आप तो सर बहुत करीब से युद्ध को कवर किए हैं और उस समय कवर किए हैं जब चुनिंदा लोग जाते थे। तो सर क्या स्थितियां आपको लग रही हैं युद्ध को लेकर के, और क्या आप कहना चाहेंगे भारत की स्थिति उसमें कैसी दिख रही है? आपके सवाल के 2 मतलब हैं। एक तो आप चाहते हैं कि इस युद्ध में भारत कैसा रहेगा, दूसरा आप ये शायद
हमसे सुनना चाहते हैं कि युद्ध को कवर कैसे किया जाता है। तो पहले सवाल का पहला जवाब दूं। देखिए, युद्ध के जो हालात हैं, बहुत अनिश्चितता है, बहुत अनिश्चितता है। उस अनिश्चितता की वजह अपनी है कि युद्ध शुरू एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया। उनका अपना ध्येय होगा, उनकी अपनी चुनौतियां होंगी, उनके अपने मकसद होंगे। तो उस शुरुआत तो कर दी, लेकिन खत्म होता नहीं लगता है। तो दूसरा, अगर मैं ईरान के पक्ष, चूंकि मैं मेरा ज़्यादातर समय बीता है अफगानिस्तान और इराक में और लेबनान में, ईरान के अगर नज़रिए से मैं आपसे कहूँ तो ये युद्ध जितनी आसानी से अमेरिका ख़त्म करना चाह रहा था, उतनी आसानी से कर नहीं पाया। ईरान एक अच्छे तरह से लड़ा। एक मुल्क, एक बहुत पुरानी सभ्यता, एक बहुत, जिसे कहते हैं वैल्यूड इन, वो उसने जो है अमेरिका को उसकी हैसियत दिखा दी। कारण क्या रहा इसके पीछे? उसके पीछे कारण ये था, मैं बताऊं आपको, कि अमेरिका को लगा कि ये शायद लीबिया, शायद इराक, शायद उन तमाम देशों में से एक होगा जिसको हम आसानी से हथिया लेंगे या नेस्तनाबूद कर देंगे। ईरान एक ऐसा मुल्क है, देखिए, ईरान को पता था कि वो 40 साल से वो इकोनॉमिक ब्लॉकेड झेल रहा है, तमाम तरह की दुश्वारियाँ, चुनौतियाँ सब। उसने क्या किया था, उसने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी को एक अलग तरीके से, मैं वो टर्म में एग्जैक्ट नहीं जाऊंगा क्योंकि शायद हमारे दर्शक समझ न पाए। उसने क्या किया था, कमांड एंड कंट्रोल एक हाथ में नहीं रखा था। किसी भी देश में अगर उसकी सैन्य शक्ति एक हाथ में नहीं है और अलग अलग हाथों में है, तो आप अगर उसके सैन्य प्रमुख को मार देंगे तब भी शक्ति उसकी बरकरार रहेगी। ये चूक हुई, ये ईरान ने किया। अमेरिका ने मार दिया उसको, लेकिन उसने अपने क्या किया, जितने उसकी सैन्य सामरिक शक्ति थी उसको और उसने बांट दिया। उसने कहा कि फैसला आप लेंगे अपने हिसाब से। तो आपने तो नेता मार दिया, आपने प्रबल प्रताप को मार दिया। प्रबल के अंदर जो मैंने 20 कमांड करने खड़े किए थे वो तो जीवित हैं, वो तो मेरे से ही खुमानी से ही तो प्रेरणा ले रहे हैं। तो अपने अपनी जगह से अटैक करने लगे, और जब वो करने लगे तो वो अमेरिका की समझ में नहीं आया। ये बहुत बड़ी ईरान की एक, जिसे कहें, और रणनीति, मतलब सामरिक युद्ध में इस तरह की स्ट्रेटजी का अतीत में हमारे हिंदुस्तान में भी अगर आप पढ़ेंगे इतिहास तो मिलेगा आपको लोग कि इस तरह से अपनी सैन्य ताकत को, जिसे कहते हैं हम हिंदी में कि बांट देते थे, कि आप अगर एक जगह अटैक करोगे तो आपको 20 जगह से, अलग अलग जगह से हमले मिलेंगे। वही ईरान ने किया। तो ये शायद उसको पता होगा कि इजराइल और अमेरिका का खुफिया तंत्र बड़ा है और ये ऐसा कर सकता है कि उनके प्रमुख नेता को मार सकता है। तो उन्होंने ये समझ करके बांट रखा था पहले से, क्योंकि वहां की ऐसी स्थितियां नहीं, ये देखिए, उनको पता था। आज नहीं कल ये जो ये ताकतें हैं अमेरिकी और जो इजरायली हैं, ये हमको निशाना बनाएंगे। तो उनको पता था कि ये निशाना बनाएंगे, और बनाएंगे तो भाई सुप्रीम लीडर को ही बनाएंगे। किसी भी मुल्क में होता है, जो नंबर 1 होता है उसी को टारगेट आप करते हो, क्योंकि उसके बाद हैवार हो जाता है, चीजें खत्म हो जाती हैं, लोग भगदड़ मच जाती है। तो उनको पता था, इसीलिए उसने ये, जब खामेनी मारा गया, आपने देखा होगा कि जब खामेनी की हत्या हुई, जब हत्या क्या कहते हैं, जब उनके मारा गया, हत्या ही गई थी उसे, और उसके बाद से ईरान के रेजिस्टेंस में कमी नहीं आई। क्यों नहीं आई? वो तो वो तैयारी करके बैठे थे। जो मुल्क 40 साल से इकोनॉमिक ब्लॉकेड झेल रहा है,
तमाम तरह के बंधन उस पे लगे हुए हैं। उसके बाद भी वो खड़ा हो गया आपके हमले के बाद। और अमेरिका बार बार कह रहा था कि ईरान लोग वहां विद्रोह करेंगे, ये करेंगे, कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ, कुछ नहीं। देखिए सारे लोग खड़े हुए उसके साथ। क्यों जैसे हम है ना, हमारी सभ्यता है 2000 साल पुरानी है। मतलब ये सनातन में राजनीति के संदर्भ नहीं बोल रहा, बहुत पुरानी सभ्यता है पर्शियन। उस सभ्यता को जिसने देखा नहीं, जिसने पढ़ा नहीं, जिसने समझा नहीं, मैं चुनौती देता हूं, आप हिंदुस्तान पे लाख हमले कर लो, जीत नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी पुरानी हमारी संस्कृति है, इतनी पुरानी सभ्यता। वो ईरान के साथ है, तो वो इतनी और जो उसका उनका आंतरिक विद्रोह था, इस हमले के बाद वो सब एकजुट हो गए। नहीं, हमें अपने लिए खड़ा होना है। जनहानि होने के बावजूद जी खड़े रहे और लगा अरे भाई पूरी लीडरशिप आपने उसकी मिलिट्री मार दी। दूसरा एक और चीज हुआ, मैं एक और बात बताऊं इस युद्ध में, और जो मैं अभी देख रहा हूं यहाँ भी हिंदुस्तान में भी, अमेरिका एक प्रोपेगेंडा जैसे होता है, जो ताकतवर लोग होते हैं तो उनके साथ क्या होता है कि वो प्रोपेगेंडा मशीनरी क्रिएट करते हैं। मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मार दिया इसको, लीडरशिप मार दी। एक्चुअल आपका नुकसान ईरान में क्या हो रहा था वो कभी सामने नहीं आ रहा था। धीरे धीरे छन छन के वो आने लगा और अमेरिका को पता लगा, और आप देखेंगे किस तरह से पीछे हटा हुआ। तो वो देखिए उसकी सांस्कृतिक ताकत है, उसकी विरासत है जो ईरान लड़ गया। और हमें हिंदुस्तानियों को, उस देश को, लोगों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को ईरान के परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। बहुत बड़ी ताकत है वो, इतने बड़े मुल्क से। आज तक वियतनाम के बाद, वियतनाम में तो उसने ग्राउंड ट्रूप भेजी, वहां हार गया। अफगानिस्तान में उसने बम्बार्डिंग की, ग्राउंड वहां हारा। ईरान, मैं छोटे मोटे युद्ध की बात नहीं कर रहा, ईरान आया, उसने अपने ट्रूप्स कमिट भी नहीं की थी, हमले किए और हटना पड़ा। बहुत ईरानियन पर्शियन उसको उनका रिजॉल्व जो था, उनका जो कटिबद्धता थी वो बहुत जबरदस्त है। वो लड़े, उन्होंने नुकसान झेला, अपना उनका नेता गंवाया, पूरी मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज भी वो समझौते के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं समझौता होगा, हमारे आपसे मिलके होगा, एक पक्षी नहीं होगा। तो ये उस सभ्यता की तरह सभ्यता है, और क्या जनशक्ति, जनमानस साथ है। तो सर एक चीज और प्रबल सर जानना चाहेंगे कि जैसे ईरान का युद्ध आपने देखा, अभी आप देख ही रहे हैं, अब क्या स्थितियां लगती हैं? अमेरिका बार बार आंख दिखा रहा है और वो कहीं से भी टस मस नहीं हो रहा है। आने वाले भविष्य में क्या लगता है कि ईरान ऐसे ही तटस्थ रहेगा, मुकाबला करेगा अमेरिका से? देखिए, ईरान तटस्थ नहीं है, उस पर हमला किया गया तो उसने अपने को जवाब दिया। अमेरिका अब कमजोर होगा। अच्छा, कमजोर होगा। मेरी जो समझ कहती है, जिस तरह से आप देखिए यूरोपीय देशों ने, स्पेन नहीं गया उसके साथ, फ्रांस नहीं गया, इंग्लैंड शुरू में नहीं गया, जर्मनी थोड़ा सा। तो अगर आप इन सारे मुल्कों की पोजीशन देखें विज़ अमेरिका टुवर्ड्स ईरान की, तो उन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया। ट्रम्प का बयान पढ़ें जमुने का, तो उस समय का, तो आपको लगेगा कि नहीं, वो बार बार छटपटाहट उसको महसूस हो रही थी कि जो यूरोप जिसके लिए मैंने सब किया, मतलब अमेरिका ने किया, वो आज मेरे साथ नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि कमजोर होगा अमेरिका। लगता नहीं, मैं आश्वस्त हूँ कि कमजोर हो जाएगा। उसकी जो सामरिक और जो उसकी मिलिट्री पावर है वो कमजोर हो गया आने वाले ये तो सर बात हो गई ईरान। जी। अब हम चलते हैं यूक्रेन की तरफ।
इतने लंबे समय से युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन रूस से, तो छोटा सा देश लोग कह रहे थे, जिस तरीके से रूस भी कह रहा था बहुत जल्दी मिट जाएगा, लेकिन आज भी वो डटा हुआ है। ये कौन सी शक्ति है? देखिए, उसमें क्या था कि यूक्रेन और जो रशिया वॉर के बीच का जो नुआंस है वो ये है कि जब रशिया ने उस पे चढ़ाई शुरू की तो रशिया का मंशा क्या थी स्पष्ट नहीं था। क्या पूरे मुल्क को हड़पना चाहते थे अपने कब्जे में, या फिर आप, तो उसमें दो आर्गुमेंट निकले। एक आर्गुमेंट जो ये था कि वो चूंकि वो यूरोप के पास का मुल्क है और शायद रशिया को इस बात का अंदेशा होगा कि अमेरिका इसके थ्रू हमारे पास ना आ जाए, वो ज्यूज है, जेलेंस्की है, ज्यूज है, तो वो तो शायद मतलब हो सकता है पुतिन ने इसलिए उस पर कार्रवाई शुरू की। दूसरा एक जो तर्क दिया जाता है कि पुतिन यूक्रेन के दो प्रांत हैं जो रशिया के करीब के हैं, उनको अनेक्स करना चाहता था, तो इसलिए उसने उस पर हमला किया। फुल फ्लेजेड वॉर नहीं हुआ। आप देखें, फुल फ्लेज नहीं हुआ ना। आप ड्रोन मार रहे हो, आप मिसाइल मार रहे हो, कहीं भी आप ईरान में भी देख लें और इसमें भी कहीं किसी ने अपनी ग्राउंड ट्रूप्स, जो महाशक्तियां हैं दो बड़ी, रूस और अमेरिका, किसी ने अपनी फौजें नहीं भेजी जमीन पे। तो देखिए, युद्ध का मतलब हवा से जमीनी स्तर, तब तक आप लड़ेंगे नहीं, जमीन से ही तो आप कब्जा करेंगे। सर, ये आपसे लोग जानना चाहेंगे, अगर जमीनी युद्ध होता ईरान और अमेरिका के बीच, तो क्या स्थितियां बनती? बहुत खराब हो जाता अमेरिका के लिए। जमीनी युद्ध में अमेरिका वियतनाम के बाद से कोई जमीनी युद्ध नहीं जीता। अफगानिस्तान में तो अफगानिस्तान रहा हूं मैं, तो रहा हूं ना। अफगानिस्तान कहाँ आपने बनाए, अपने लोगों भेजे, इतने सारे बिलियंस ऑफ डॉलर आपने किए, वहां के लड़ाके आपको भगा दिए मार मार। अरे रशिया जब वहां गया, आपने तो कम भेजा वहां। रशिया तो 79 के एग्रेशन के बाद उसे पूरी ट्रूप्स, टैंक्स मारा, अफगानी लड़ाकों ने मार कर रशिया बाहर कर दिया। तो जमीनी युद्ध इतना आसान आप समझते हैं? आपको क्या लगता है ये जो महाशक्तियां हैं, तो एरियल स्ट्राइक, ये वो नुकसान, आपकी आर्थिक शक्ति को कमजोर करना, आपके स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ को वीकन करना, ये सब कर सकते हैं। जमीनी युद्ध कहाँ है? लोग इंतजार कर रहे थे जमीनी युद्ध होगा, तो नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर सकते। एक तो देखिए, जमीनी युद्ध आप कहाँ करते हैं? आपके पास हो तो करेंगे ना। अब अमेरिका कहाँ ईरान आएगा? रशिया ने कोशिश की अफगानिस्तान में, वो तो बगल का मुल्क था, सटा हुआ, सीमाएं एक थी, लेकिन रशिया को बर्बाद मतलब नहीं सफल हो पाया। और अफगानियों को लड़ा के, जो 3 युद्ध ब्रिटेन से लड़े 17वीं शताब्दी में, तो उन्होंने हमें, ब्रिटेन को ने जो महाशक्ति होती थी उसको नहीं जीतने दिया, तो आप जमीनी युद्ध कैसे लड़ लोगे? तो देखिए, दूरियां बहुत है ना, दूरियां। बिल्कुल। जमीनी युद्ध होता तो अमेरिका कभी सफल नहीं होता, क्योंकि अनुभव बोल रहा है। आप बहुत सारे युद्धों को कवर किया। प्रबल प्रताप सर, जिनके बारे में ये कहा जाता है, माना जाता है, लोगों ने देखा भी, आप उस स्थान पे पहुंच गए थे जहां सद्दाम हुसैन छिपा था जी। वो क्या वाकया हुआ था सर? अच्छा, वो मैं बताऊं, मैं बड़ा अपने एक रोचक प्रसंग मेरे सामने दे दिया जी। क्या हुआ कि मैं दिल्ली में कहीं अपने कुछ दोस्तों के साथ खाना खा रहा था, तब तक खबर आई कि सद्दाम हुसैन पकड़ लिया गया है और उसको फांसी दे दी गई। आप चले जाइए। मेरे दफ्तर ने कहा, मैं चला गया, सब चला गया तो चला गया। और लंबी कहानी, आज तक तो मैं वहां पहुंचा, और जब वहां पहुंचा, टिकरित एक नदी है जहाँ के सद्दाम रहने वाले थे, तो वहां मैं टिकरित के बगल में उनका स्पाइडर होल था जहां वो छुपा हुआ था, और वहीं से उसको अमेरिकी फौजों ने पकड़ा था। तो मैं गया, मैं बगदाद पहुंचा,
और बगदाद से फिर मैंने अमेरिकी फौज से कहा सब, मुझे कहा गया कि जहाँ मैं रुका हुआ था वहाँ यूरोप के यूरोपीय देशों के कई पत्रकार भी रुके थे, सब दोस्त बन गए थे, आस ही पास रुके हुए। मैंने कहा सब, तो मैं लैंड किया वहाँ तो हम लोग साथ नाश्ता कर, हमने कहा भाई हमने एक एप्लीकेशन दी मुझे वहाँ जाना है, तो कोई जवाब आया नहीं अमेरिकी फौजों का, क्योंकि अमेरिकी फौज ही वो सारी वो व्यवस्था कर रही थी कौन कहाँ कैसे जाएगा। सुबह उठा तो मैं नाश्ता करने गया तो 2-3 सब विदेशी पत्रकार थे, तो बोले क्या है प्रॉब्लम, तो हमने कहा हाँ बताओ। बोले हम जा रहे हैं, हमको टिकरी जहाँ सद्दाम पकड़ा गया था वहाँ। मैंने कहा हाँ हमको बुलाया गया है। झूठ बोल दिया मैंने, क्योंकि मैंने इनसे कहा था, इन्होंने मेरी सुनी ही नहीं अमेरिकी, और क्यों सुनेंगे भाई, इंडिया को जो भी था। मैं चला गया गाड़ी में बैठ के, जब बैठ के वहाँ पहुंचा टिकरीत के बाहर, तो वहाँ सब नाका वका लगा था। डर नहीं लगा आपको? क्यों डरना है यार, जब कोई परमिट नहीं था कहीं? क्या डरना, मेरे पास 2 ही चुनो, या तो हाँ करेगा या ना करेगा। अच्छा, हाँ कर देगा तो मैं पत्रकार कहलाऊंगा बड़ा, ना कर देगा तो असफल पत्रकार यही तो होगा ना। तो मैं चला गया, तो सारे लोग अपना बताया, तो हो गया 6-7 लोग एक गाड़ी में। तो मैं उनके अमेरिकी जो फौज के जो मुखिया थे वहां उस समय के, वहां पे, तो मैंने सब, मुझे भी इजाजत है, तो मैं झूठ बोल रहा था उनसे। तो उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ। मैंने कहा सर ये देखो मैंने भेजा है। ओके बात की, ओके आया, प्लीज मैं झूठ शब्द पे आऊंगा बाद में, ये पहले कंप्लीट कर लूं। मैं चला गया, तो सब लोग बाहर से वीडियो बना रहे थे ऐसे वैसे वैसे। तो सद्दाम हुसैन जहां से पकड़ा गया था उसको स्पाइडर रोल बोलते हैं, वो करीब 12-13 फीट जमीन के नीचे था और करीब 16 फुट अंदर, मतलब एल शेप में, ऐसे ऐसे ऐसा आप घुसो ऐसे को। तो मैंने उस अमेरिकी फौज के जो उस समय के वहाँ के प्रमुख थे उनसे गुजारिश की कि भाई मैं अंदर जाके, बाकी सब लोग बाहर से बनाते, तो कहा आप करना क्या चाहते हैं? मैंने कहा मुझे अंदर जाना है। तो उसने कहा मैं 4 मिनट दूंगा, 5 मिनट। आप 5 मिनट? ठीक है। मैंने कैमरा मैन को कहा कि मैं कॉर्डलेस माइक लगा के पीटीसी मैंने एक क्या वॉक थ्रू टाइप बोलते हुए घुसूंगा, फिर अंदर बोलता रहूंगा और फिर बोलते हुए निकल जाऊंगा, तुम उसको रिकॉर्ड कर लेना। उसने कहा ठीक। मैं बोलते हुए कि सद्दाम हुसैन यहाँ पकड़े गए और मैं अंदर घुसा, वो सब अंदर रिकॉर्ड हो रहा है मेरा, और लौटा। मैंने कहा प्रभु प्रताप सिंह टिकरित आज तक बाहर आए, हिट हो गया। अच्छा मुझे क्या पता कि मैंने क्या किया है, मैं तो मुझे लगा मैंने अपना काम किया है। देखिए जिंदगी में मैं पत्रकारों को एक बात कहता हूँ, ये मत सोचिए कि मुझे नाम कमाना है, मुझे काम करना है, काम अच्छा करेंगे नाम मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपके दूसरी मैंने झूठ क्यों बोला, ये काम करना था, मुझे नाम नहीं कमाना था, मुझे वहां घुसना था, इसलिए मैंने झूठ बोला। नाम तो बन ही जाएगा जब काम करेंगे। हाँ तो और वो जो मेरी वो जो स्टैंड अप था उस समय का, उसको बड़ा सराहा लोगों ने कि साहब आप पैसा होते थे आप अकेला चैनल तो बहुत थे। हाँ मैं चैनल बहुत भी नहीं थे लेकिन मैं वहां पहुंच गया। अब छोड़िए उन बातों को, मैं लेकिन पहुंचा, जो मुझे करना था कर दिया, और शायद इसलिए आप मुझसे बात भी कर रहे हैं, नहीं करता तो नहीं करते आप मुझसे बात। सर दूसरा सवाल मेरा ये, जब आप युद्ध कवर करने जाते हो तो कई बार ऐसे हालात बने जहां आपको लगा होगा कि आज जीवन मुश्किल, या ऐसा कुछ बम पास में गिरा हो, लगा हो कि अब तो गए? एक चीज है मैं आपको बताऊं, भय में और साहस में एक बहुत पतली लाइन होती है। गांव आप बच्चे रहे होंगे, अगर ग्रामीण परिवेश से हों, हाँ, तो आप देखते हैं ए मोहम्मद जी पीपल की भूत हुई कहा जाता है। तो अगर आप डरते होंगे तो आप नहीं जाते होंगे, जो लोग नहीं डरते हो चले जाते हैं, उनको भूत नहीं दिखता है। ठीक है, मैं आपको देशी भाषा में, तो कोई मैं महान
ऐसा नहीं है कि मैं महान प्रताप हूँ जो लड़ गया, लेकिन ये है कि भय और साहस के बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है और वो इतनी सक्रिय होती है कि आपको सेकंड में उसको क्रॉस करना होता है। मतलब 1 सेकंड का मौका मिलता है आपको, अगर आप उसको निकल गए तो आप योद्धा कहला जाएंगे। एक 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 बर्तानिया लेखक रहे हैं, ब्रिटिश सीएम जोड, उनकी एक लाइन है जो मैं बचपन से जब मैं पढ़ा तब से, उन्होंने कहा कि साहस का मौका सबको मिलता है जिंदगी में, जो उस मौके को हासिल कर लेते हैं वो साहसी कराते हैं, जो नहीं कर पाते हैं नहीं। मेरे साथ भी था, मैं अफगानिस्तान जब गया तो कोई वीजा नहीं था, कहाँ था, मैं यहाँ से किर्गिस्तान गया, फिर ताजिकिस्तान गया, फिर अफगानिस्तान, कोई वीजा नहीं था साहब, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था। कैसे पहुंचे सर? यहाँ इंडिया से मैं किर्गिस्तान गया, किर्गिस्तान से अगले दिन फ्लाइट लिया तो ताजिकिस्तान गया, उसकी कैपिटल दुशानबे, और दुशानबे में हम लोग 6-7 वर्ल्ड के सारे जंग, जितना आप नाम लीजिए बड़े बड़े नाम सब साथ थे मेरे उस समय। तो वहाँ हम लोगों ने भी इंतज़ार किया 6-7 दिन, और फिर ये हुआ कि सब मिलेगा आपको परमिट यहाँ का रहने का दुशानबे में, तो फिर वो परमिट मिला। फिर हम लोगों को ये कहा गया, तो सारे हम लोग, मैं तो हिंदुस्तान से, हम 1 ही 2 लोग थे, तो विदेशी, तो उनकी ताकत भी ज़्यादा थी वहाँ तो विदेशियों की। तो फिर हम लोगों ने रात में कि बाकी वो लोग हमको क्रॉस कराएंगे अफगानिस्तान, तो उस समय अफगानिस्तान का 3/4 हिस्सा तालिबान के कब्जे में था, 1/4 हिस्सा नॉर्दर्न अलायंस के जो तालिबान से लड़ रहा था, अहमद शाह मसूद, उनके कब्जे में था। तो और दुनिया अहमद शाह मसूद से साथी हूँ, तालिबान तो आतंकी वो लोग थे। तो आमो दरिया नदी थी, उसको रात में हम लोगों ने घूस दिया रशियन फौज को, सब लोगों ने $200 तो घूस दिया। हाँ, घूस, 40 पत्रकार थे, सब अपना देखे, रात में चोरी से वो लोग हमको आमो दरिया नदी क्रॉस कराया, फिर हम लोग उधर गए। पत्रकारों ने घूस ले लिया, सब कहानी होता है, या नहीं चल रहा क्या? मतलब मैं घूस देने की बात नहीं कर रहा हूँ, घूस शब्द को मत समझिए। हाँ। हमें, मेरा टारगेट था वहां पहुंचना, तो उस पहुंचने के लिए जो मुझे करना था मैंने कहा, हाँ मैंने दे दिया। मैंने दिया, वो अमेरिका भी दिया, ब्रिटेन के पत्रकार भी दिए, या जर्मनी के भी दिए, मैं अकेला नहीं था, 40 लोग थे हम लोग, पूरा सब दे के अपना पैसा। तो रशियन ट्रूप्स आई और बोला साहब निकलो, तो उधर से एक बाज मतलब एक नाव होती है बड़ी, जिसमें ट्रक वक भी जाते हैं। अच्छा। तो शिप तो नहीं, लेकिन दाव टाइप का होता है, वो आई और हम लोग उसमें बैठे और रात में क्रॉस करके और पहुंच गए। और फिर उसके बाद से इतिहास है। तो जब युद्ध कवर करने जाती हुई तो वहाँ रोका जाता है या आप कवर करते रहते थे? हमेशा दिक्कतें होती हैं विदेशी भूमि पर, आपको चुनौतियां बहुत, 2-3 तरह की चुनौती है हर जगह। एक तो सबसे बड़ी चुनौती है, आप हिंदुस्तानी हैं, जहां आप जा रहे हैं, जैसे यूरोप में, फ्रांस, ये वो, तो स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री हैं ज़्यादातर, तो वहाँ तो आप बात कर सकते हैं, अपनी समझा सकते हैं, या जो फ्रेंच स्पीकिंग है, तो वो एक तरह की संस्कृति, एक वो है। जैसे हमको पाकिस्तान में दिक्कत नहीं होगा, बांग्लादेश में नहीं होगी, हमको भूटान नेपाल में ही होगी। हाँ, सही बात। क्योंकि एक तरह का है खान पान, एक तरह की बात है, भाषा न भी बोल पाए तो अपनी बात आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, रंग रूप एक जैसा है। तो लेकिन बाकी तो बहुत चुनौती होती है। जैसे यहाँ लोग कहते हैं कि ये खबर ना आए, अधिकारी सोचते हैं ये ना आए, शासन सोचता है ये ना आए, वहाँ की भी सेना सोचती होगी कि उनके देश के लिए कोई निगेटिव खबर न जाए, ऐसा सोचते हैं, क्या करते हैं लोग? हाँ, जैसे मैं जब अफगानिस्तान का आपको प्रकरण बताऊं, तो अफगान मीडिया था ही नहीं, वो तो खत्म हो चुका मुल्क था एक तरह से, वहाँ कुछ था ही नहीं। तो वहाँ अमेरिका ने पूरा कंट्रोल कर लिया था,
तो अमेरिका क्या करता था कि उसके विरोधी खबरें जाएं तो वो पूरी अपनी जो कवरेज CNN और तमाम तरह के जो उसके लोग थे वो उसी के साथ ही रिपोर्टर घूमते थे। तो जब आप किसी के साथ एम्बेडेड बोलते हैं जिसको, एम्बेडेड, जब आप किसी के साथ घूमेंगे तो आप वही बताएंगे जो वो दिखा रहा है। अच्छा, रोका जाता था ऐसा ना? नहीं, हमें वो अमेरिका क्या रोकेगा, हम तो अमेरिका के पास है, हम तो दूसरे रास्ते से गए थे। तो अफगानी हमको देख कर खुश होते थे। अरे 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 बरादर बरादर है, गोरों को देख के चिढ़ते थे। उनको लगता है बरादर है हमारा, तो बरादर है मतलब यहाँ बिरादर बोलते हैं, बरादर, तो बरादर भाई आ गया है। तो उनको लगता था कि भाई काबुली वाला है, मतलब आपको याद होगा हिंदुस्तान में काबुली वाला वो फिल्में बनी हैं। अफगानियों का तो यहाँ बहुत पुराना रिश्ता है। उनके लिए तो बहुत पसंदीदा आदमी था, अमेरिकन के लिए नहीं था। और अमेरिका हमको क्यों अपने पास ले जाएंगे? तो मैं अमेरिका के साथ, अमेरिकन फौजी के साथ कभी नहीं रहा। मैं अपने दम पे दाएं बाएं अफगानियों से मिल के घूमते फिरते जो कवर करना था करता रहा। ये तो सर युद्ध की बातें बड़ी रोचक हो गई। अगर आतंकवादियों की बात करें, उनकी भी कवरेज आपने की होगी? बहुत की है। उनमें से सबसे बेहतरीन गाजी बाबा एक जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी था और मुखिया था जैश ए मोहम्मद का हिंदुस्तान में। मैं बॉम्बे में था और 2003 को गेटवे ऑफ इंडिया पे ब्लास्ट का कवरेज करके लौट रहा था। तो मुंबई एयरपोर्ट पे एक फोन आया। तो मेरे साथ एक जूनियर था, उसको किसी ने फोन किया, सर कुछ हुआ है। तो उसने आप बात कर लीजिए। तो मैंने बात किया। उसने कहा गाजी बाबा मारा गया। तो मैंने तुरंत पूछा मैं कैसे आप पे भरोसा करूं? उसने कहा गाजी बाबा का कॉल से वायरलेस से बात करते वॉकी टॉकी से, तो उसमें गाजी बाबा का जो कॉल साइन था, कॉल साइन मतलब जिस नाम से बात करता था वो था डॉक्टर। बोला मैंने इंटरसेप्ट किया है और उसमें आ रहा है कि डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, और डॉक्टर लगता है शहीद हो गया। उन्होंने कहा पक्का? बोले हाँ। तो मैं बॉम्बे से फ्लाई किया और एयरपोर्ट से मैंने ब्रेक किया, गाजी बाबा मार दिया गया। पूरे इंडियन मीडिया को किसी को हवा तक नहीं थी। कुछ पहली ब्रेकिंग आपने वहीं से दी, एयरपोर्ट से दी, ये भी नहीं दफ्तर बैठ गया फील्ड से। तो चल गया तो एक दोनों का फोन आया। तो उन्होंने कहा कि तो मेरे बॉस थे, उनका फोन आया गया है, बहुत तगड़ी बड़ी खबर दे दी है। तो अब क्या है, तुम दिल्ली पहुंच रहे हैं? मैं क्या सुबह ये 9-10 बजे का वक्त होगा बॉम्बे पे। तो बोले हम तुम्हारा टिकट करा रहे हैं, यहीं से चले जाओ कश्मीर। वहां चला गया श्रीनगर। जब वहां पहुंचा तो जो मेरे दोस्त यार, जैसे आप हर पत्रकार के अपने होते हैं, आपके भी होंगे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में, कुछ दोस्त होंगे, कुछ नाखुश होंगे, कुछ पसंद करते होंगे। ऐसे मुझे कुछ पसंद करते थे, कुछ नाखुश। तो मैंने उनको फोन किया कि यार तुमने सही ब्रेक किया, मर गया। उसके बाद बड़ी लंबी कहानी, अब तो नेटफ्लिक्स पे फिल्में आ गई हैं जी। गाजी बाबा आप देखेंगे तो पता लग जाएगा। सब कुछ मैं कवर कर चुका हूँ। उस जमाने में जब कोई नहीं जानता था, अब तो भाई कहानियां हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा, मैं आपको ये तो बात हुई खबर की। एक होती है कि एक पत्रकार के लिए जो चुनौती होती है आतंकवाद को कवर करने, उस चुनौती के बारे में आपको बताता हूँ। मेरा एक भतीजा था, वो आर्मी में एडजुटेंट था और सोपोर एक जगह है कश्मीर में, वहाँ वो पोस्टेड था। मैं श्रीनगर गया हुआ था और वहाँ के कोर कमांडर होते थे जो श्रीलंका वॉर के हीरो थे। मेरी एक तमन्ना थी कि मैं लाइव एनकाउंटर कवर करूं।
फौज और आतंकियों का, क्योंकि लाइव इनकाउंटर किसी ने तब तक कवर नहीं किया था। मैं कैसे 2004-05 की बात है। तो जो कोर कमांडर थे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फौजी लोग हैं, बड़े हमारे फैन थे, इन द सेंस कि मैं मेरे अफगान और इराक कवरेज को लेके मुझे बड़ा पसंद करते थे। मैं कभी मिला नहीं था, तो मैंने लैंड किया तो मैंने उनको फ़ोन किया। उसमें मोबाइल भी नहीं होता था मेरे पास। मैंने कहा सेटेलाइट फ़ोन था, तो मैंने उनको सर, अरे तू आ गया? वो 6 फुट हमसे भी लंबे थे, 4। कैसे आ गया? मैं कभी मिला नहीं था। मैं तेरा फैन हूँ। पहली बार बात हुई। मैं कहा सर थैंक यू। मैंने कहा सर मुझे लाइव इनकाउंटर ना कराओ, फौज जो कैसे मार दिया था वो लाइव देखना है। क्या प्रबल बता के लाइव नहीं होता, वो तो हो जाता है तो हो जाता है, अगर तुम रहोगे तो तुम्हारी किस्मत। तो मैंने ठीक सर। तो मैंने कहा सर ठीक है। मैंने अपना नंबर छोड़ दिया जो, और फिर मेरा एक भतीजा था, वो सोपोर में एडजुटेंट था आर्मी में, तो उसने बोला चाचा आ जाओ, हमारे करन साहब मिलना चाहते हैं आपसे, खाना ही खाएंगे। हम चले गए सब सुबह, और वहाँ हम सोपोर पहुंचे। वो करन साहब मिले, अरे साहब आपको देखा हो अफगानिस्तान में फलान धमाके जो होता है। हमने कहा ठीक। तो ये हुआ कि खाना खा लेते हैं। तो मैंने कहा कर दो। उस जमाने में ये था कि शाम सूर्यास्त के बाद कश्मीर में, अब तो गाड़ियां बहुत चल रही, उस जमाने में नहीं था। सूर्यास्त के बाद फौज भी नहीं निकलती थी, केवल आतंकी निकलते थे। बहुत खराब स्थिति थी। तो ये मैंने कहा ठीक है खा लेता हूँ, फिर यहाँ से आगे देखता हूँ कोई कहानी तो नहीं। खाना पहलाने वाला रोटी खाया होगा। मैंने कहा यार मैं ना अपने होटल का एक नंबर में, मैं उस इतना मोबाइल था तो हर 1 घंटे पे मैं फोन करता था, आधे घंटे पे होटल में। भाई कोई मैसेज आया, कोई आया, तो जैसे मैंने फोन किया, मैंने फोन कर लें तो हाँ, तो बोला हाँ चाचा कर लीजिए। मैंने डायल किया तो बोला साहब आपको कोर कमांडर साहब का मैसेज आया है। हाँ सॉरी मैं बांदीपुरा में था। बोला आप सोपोर पहुंचिए, बांदीपुरा जहाँ मेरे भतीजा था। मैं बोला वहां घेर लिया हमने 7 पाकिस्तानियों को। तो मैंने खाना छोड़ा, मैंने यार मैं कर रहा हूँ। तो बोला चाचा खा तो लो, पता नहीं कब मिलेगा आपका। अच्छा लाओ एक रोटी, जल्दी खाया और गाड़ी बैठा, और मैं साहब बांदीपुरा से सोपोर चला गया जहाँ एनकाउंटर था चल रहा था, जहाँ घेर लिया था फौज ने और ये सब ने तमाम। मैं रास्ते में जा रहा था तो पहुंच गया वहां। तो जिस कोर कमांडर मतलब मेजर जनरल रैंक आर्मी की। तो वहां पहुंचा और आपको कोई जाने ही दे, रोके। अरे तब तक टाइगर आ गया बोला। मैंने कहा सर आप यहाँ तो बुलेट प्रूफ ही लगा, अंदर जा देख हमने घेर लिया साथ को। तो वहाँ एक BSF के भी कमांडेंट थे, वो बड़े अच्छे आदमी हमारे मित्र हैं। वो भी खड़े, अरे प्रबल बाबू। हम कहा हाँ आइए आइए। तो हम लोग घुसे, तो जा हम अंदर गए। तो ये गलियारा था। उस गलियारे में सब में आतंकवादी उधर से 7 और इधर फौज थी, बीच में पतला सा रास्ता था। तो उन्होंने कहा जाओ दौड़ते हुए। तो मैं भागा वहां से। फिर वहां से हमको दाहिने मुड़ के शेल्टर लेना था, एक छुपना था, अपने बचाना था। पहुंचा तो उन्होंने पता चला कि इसी में एक फौजी जवान मारा गया है। यहाँ से हम लोग निकले कि वो देख रहे थे हमारी पोजीशन। हाँ वो देख रहे थे सातों आतंकवादी, और यहाँ फौज थी। तो क्या करते थे वो इधर फायर करे उधर, कि उनका ध्यान उधर रहे, नीचे नहीं दिखे। तो हम लोग निकल रहे, हम निकल गए वहां। तब तक मारी गोली, तो जहाँ हम खड़े थे वहां लगी। मैं मेरा कैमरामैन कृपाल था, तो कृपाल कहा अबे कृपाल लगता है साला शहीद होंगे क्या? तो हाँ गुरु जी लग रहा है। फिर फौज ने उनका अटेंशन डिफ्लेक्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए RL मारा, रॉकेट लॉन्चर मारा। तो सब इधर तो हम क्रॉस करके जाए फौज थी। वो बड़ा भयानक एनकाउंटर था। जब मैं ऊपर पहुंचा जहाँ आर्मी थी, RR के लोग थे, और उधर पाकिस्तानी
और 2 घरों के बीच का फासला हमारे ख्याल से 70-80 मीटर होगा, जी। इससे ज्यादा नहीं था। इधर इधर फौजी और पाकिस्तानी आतंकवादी, सब पाकिस्तानी थे, कश्मीरी नहीं, पाकिस्तानी, सातों के सातों। एक हमारा जवान मर गया थे, शहीद हुआ था, और एक फौज ने उनका मार दिया था। तो 5-6 बंदे। तो जब वो फर्स्ट फ्लोर पहुंचे तो हम देखे वहां पूरी फौज जो है अपना लगा हुआ कि LMG बैठी हुई है। मैं थोड़ा ना अपनी आदत से मजबूर हूँ, इन द सेंस कि मुझे अगर आप मुझे कहो ये खबर मुझे नहीं पसंद आई, मैंने कहा इस खबर के पीछे क्या खबर है वो जानना है मुझे। तो मेरी थोड़ा फितरत है वो। पहुंचा, देखा तो एक भारतीय RR का, राष्ट्रीय राइफल का एक जवान अपना LMG लगा बैठा हुआ था, एक इधर बैठा था। और आप समझें आपका जो ये स्टूडियो सब थोड़ा सा बड़ा, खिड़कियां थी 3, तो एक उधर, एक बीच में, एक उधर। तो मैं ऐसे देखा, मुझे कुछ नहीं दिखा। जब ये देखा तो मैंने अपने कैमरा में बोला, मैंने देखा सामने जहाँ पे आतंकवादी हैं उसको जरा फोकस कर। तो वहां क्या होता है कि वो क्या भूसा, मतलब नहीं, लकड़ियों घर होते हैं, तो ऊपर वो लोग हम क्या थैच वो रखते हैं, तो वो रखे हुए थे। तो हमने कहा देख यार कृपाल, कोई तो दिखेगा आतंकवादी, इसकी आंख दिखे, AK-47 दिखे। तो इधर से LMG फायर हो रही है, उधर से हो रही है। और तब तक मैंने कहा कृपाल मुझे 2 आंखें दिख रही हैं। मैंने कहा, बोले कहाँ सर? मैंने इधर। और खिड़की मेरे सामने, और साहब ये इधर LMG वाला, और इधर हम, एक दूसरा, एक इधर तीसरा। हम कृपाल देख, हमने कहा देख इसको। तो उसने अपना कैमरा जूम इन किया, 2 आंखें देखी उस भूसे में से, जो मतलब सेना के लोग नहीं ढूंढ पाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वो ढूंढ पाए, वो मतलब वो ढूंढे वो तो मुझे बताएंगे नहीं। हाँ, लेकिन मैंने जो ढूंढा, मैंने कहा कृपाल इसको 0 इन कर, इसको तो लगा अपना करने। और भाई साहब तब तक जैसे मैं यहाँ आपकी आंख पे देख रहा हूँ, तो होता क्या है कि आंखें कितना भी आप पे केंद्रित करें, दाएं बाएं की हरकतें वो पकड़ लेती हैं। तो मैंने कहा कृपाल ये देख, वो अपना कैमरा लगा जूम इन कर रहा है। तब तक मुझे यहाँ हरकत दिखी, ओ मरेगा। मैं देखा वो एक दूसरा वाला अपनी AK-47 की बंदूक ऐसे उठाया, और मैंने उसकी गर्दन पकड़ी और मैं यूं पकड़ा, और तब तक वहां से गोली चली। और साहब आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको भरोसा नहीं होगा, उन्होंने मारा AK-47, और हम और कृपाल, मैंने कृपाल को पीछे से खींचा, कैमरा फोकस किया था, मैंने उसे पटका, और तब तक करीब सब 20 गोली AK-47 की हमारे पीछे सब उड़ा दी। आप ये समझे 1-2 सेकंड से हम बच गए। लेकिन जब गिरते गिरते भी कृपाल ने क्या किया, कैमरा ऑन था, ऐसे वो पूरा रिकॉर्ड हो गया गोली लगते हुए। तो वो बाद में उस कवरेज को आर्मी ने बहुत सराहा, इसलिए नहीं सराहा कि हमने बहुत बहादुरी की, अरे अब तो बच गए। उन्होंने कहा कि भाई आप सोचे उनके टारगेट से पहले आपकी नजर पड़ गई, और वो उसके बाद उन्होंने दूसरा बॉली मारा फायर, तो जो एक LMG वाला था राष्ट्रीय राइफल का, उसकी उंगली उड़ गई। तो मैंने इस तरह बहुत देखा। फिर वो सातों मारे गए? हाँ, सातों मार दिए। तो आपके कैमरे हमारे नहीं, मतलब हम जब तक थे हम तो बच गए उस समय, पहली घटना, शाम तक सब मार दिए, सातों को साथ मार दिए। अच्छा, आप लोगों के साथ घटना कम हुआ तो आप वापसी कर गए? नहीं, वहीं रहे भाई। अरे मैदान छोड़ दिया, अगर पत्रकार ने मैदान छोड़ दिया तो पत्रकार क्या यार, आप परचून की दुकान खोल लो यार। तो वो पूरा आपने मैं मैदान, एक बात बता दूं, जिंदगी में मैदान नहीं छोड़ा, सफलता मिली हो या ना मिली हो, मैदान में रहा, हम लोग नहीं छोड़े। उसके बाद हम लोग फिर रिकॉर्ड हो गया, फिर हम लोग दोबारा रिकंसाइल हुए उस हालात को लेके, फिर हम लोग कवरेज किए। जब तक मार नहीं दिए शाम के 7 बजे तक, तब तक रहे हैं।
ये बहुत अजीबोगरीब दृश्य था जो आप ये बड़ा भयावह था भयावह और इसमें मौत और कवरेज के बीच में सेकंड का फासला था। और ये कहिए उनके टारगेट से पहले आपकी जो तीसरी आंख थी वो उन तक पहुंची। मैं तीसरी दूसरी नहीं बोलूंगा, मैं ये कहूंगा कि मैं सतर्क था। मुझे लग रहा था आसपास हो क्या रहा है, और आप तीसरी आकर मैं उसको एक दूसरे तरीके से आपसे कहना चाहूंगा। अगर पत्रकार कहीं जाए और अगर वो अपने जहां जो भी कवर करना जा रहा है उस हालात को लेके सतर्क नहीं है, सतर्क की बात छोड़िए, मुझे उस हालात पे पूरी नजर रखनी है। अगर ये नहीं समझेगा तो फिर दिक्कत होगी। आपका ये सीख है, ये उन पत्रकारों के लिए सीख है, ये हर आपका अनुभव है। अनुभव है कि आप जहां जाओ उस हालात को पूरी तरह समझो। पहले तो ये कि आप करना क्या चाहते हो, पहला। दूसरा, जब आप करना चाहते हो तो जो करना चाहते हो उसके लिए आप कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, और जब प्रयास आप करोगे तो सफलता आपके साथ आएगी। उसमें अड़चनें आएंगी, तो मेरे साथ भी अड़चन आई, सफलता मुझे मिली। बिल्कुल मिली। आज सर आप पूरे भारतवर्ष का पूरे विश्व में जाने जाते हैं, तब तो बहुत चुनिंदा पत्रकार होते थे जब आपने किया। प्रबल सर, आपका जब जलजला था पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो उस समय ओसामा बिन लादेन का भी अपना एक वो होता था, उसका भी इतना खौफ था, या कहिए उसके इतने कृत्य इतने पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे थे, तो उस समय भी कोई कवरेज हुई थी? मैं एक बार पाकिस्तान गया और ये चुनाव था, नवाज शरीफ चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके कसूरी जो उनके की पार्टी के थे, तो हम लोग लाहौर लैंड किए। और तो पाकिस्तान में जैसे हम लोग को बंधन होता है, जहाँ का वीज़ा मिलेगा उसके बाहर आप नहीं जा सकते, तो मुझे लाहौर और इस्लामाबाद का मिला था। तो हम लोग लाहौर लैंड किए, तो नवाज शरीफ के जो थे खुर्शीद मोहम्मद कसूरी, उनका रिप्रेजेंटेटिव आया, हम लोग को रिसीव किया। तो चले गए साहब, रैली में चले हैं। तो मैं चले गए हम लोग एबटाबाद, जहाँ ओसामा को मारा गया था, एबटाबाद पाकिस्तान में, इस्लामाबाद से थोड़ा दूर। तो नवाज शरीफ की एक रैली थी, तो उनके जो हम लोग को जो उनके सहयोगी थे जो हम लोग के साथ मदद कर रहे थे, बोले एबटाबाद में चलते हैं, नवाज साहब की रैली होंगे, चलिए। फिर मैं डर गया, मैंने कहा मेरा तो वीज़ा केवल इस्लामाबाद और लाहौर का है, और अगर हम बाहर गए तो पकड़ लेंगे हमको, फिर ऐसे वाले परेशान करेंगे पाकिस्तान हुकूमत। और आप चिंता छोड़ आराम। तो मैं चिंता छोड़ दिया, चले गए। उस समय मुझे कुछ इल्म नहीं था कि क्या है क्या नहीं, तो वहाँ हम लोग थे और अपना रैली वैली कवर की हुई की सब में चला है। जब ओसामा मारा गया, जो एबटाबाद का घर दिखाया गया, उस घर के आगे मैं खड़ा था, मुझे पता ही नहीं था। ये तो एक वाकया। दूसरा, जब मैं अफगानिस्तान का युद्ध कवर करने गया था 2002 में, तो जो हमारे आप इसमें बात थोड़ा सा रुकेंगे, तो ओसामा बिन लादेन के घर तक पहुंचने वाले आप पहले भारतीय पत्रकार? मुझे नहीं पता है ओसामा घर है, मैं तो वैसे गया था ना उनके साथ, तो मुझे क्या पता है इसका घर है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऊंची दीवारें, वहां हम खड़े हुए, आगे रैली चल रही है, तो मैं अपना टाइम पास कर रहा था, उतरा नीचे, घुमा फिरा। तो एक आपकी याददाश्त, विदेश में आप कहीं जाते हैं या कहीं भी आप जाएं, कुछ चीजें आपके जहन में समा जाती हैं। मुझे समा गई थी, अरे घर ये भी है, जब मारा गया वो घर देखा, अरे मैंने कहा मैं तो यहीं था। ये तो एक बताएं आप जो कहते हैं, और वो वहां सालों से छुपा था पाकिस्तान के प्रोटेक्शन में, और फिर वो मारा गया। दूसरा एक घटना, जब मैं अफगानिस्तान का युद्ध कवर कर रहा था और अमेरिका वहां बॉम्ब कर रहा था, कंधार में मैं गया था, तो मुझे 2 डॉक्टर मिले, और शाम की बात है, हम डॉक्टरों के साथ गप कर रहे थे। तो हमारा जो लोकल फैसिलिटेटर था बोले, तो मैंने पूछा ओसामा, तो उन लोगों ने ओसामा का इलाज किया था, और मुझे पूरे ओसामा, वो स्टोरी मैंने की थी
कैसा दिखता है उसामा, क्या दिक्कत थी, उन डॉक्टरों के हवाले से, डॉक्टरों के हवाले से। वो पहले भारतीय पत्रकार थे, मैं पहला था जब डॉक्टरों का इंटरव्यू करके हाँ, उसामा के हाँ, वो डरे हुए थे, लेकिन मैंने कहा आप चिंता न करें, हम करते हैं। वो मैंने किया था कि उसामा कैसा है उनके हवाले से। मैंने तो देखा नहीं था, मैं तो उसकी तस्वीरें ही देखा था, टीवी में देखा हूँगा, लेकिन वो ये दो घटनाएं, ये दोनों वाकये मेरे साथ। तो उसामा आप कह लें मेरा लगाव अच्छा रहा है उससे। दोनों बार बिल्कुल घर तक पहुंच गए, फिर उनके डॉक्टर तक पहुंच गए जिन्होंने इलाज, पहले डॉक्टर बाद में पहुंच गए पाकिस्तान। ये तो सर बातें हो गई। अब बहुत सारी आपने ऐसी बता दी जो लोग आज भी ये जानना चाहते थे, हालांकि बहुत सारी चीजें आपकी पब्लिक उसमें है, पहले से मौजूद है। लोग ये जानना चाहेंगे प्रबल सर, जब आप रिपोर्टिंग करते थे की और आज जो रिपोर्टिंग हो रही है, क्या फर्क आपको दिखता है? अभी क्या है, कम्युनिकेशन के बेहतर माध्यम है, बहुत सारे हमारे जमाने में नहीं थे। तब कैसे कितना दुर्लभ होता था? मैं जैसे अफगानिस्तान गया था तो मेरे पास एक केवल सैटेलाइट फोन था, लाइव कुछ नहीं था। मैं फोन से केवल ब्रेक करता था खबर चैनल पे, फोनो करता थे आप? फोनो। और मैं 3-4 दिन का स्टोरी कवर करता था, पीटीसी करता था कि मेरे 4 दिन तक अगले चले, फिर मैं फीड भेजता था, वो 4 दिन चलती थी, फिर 4 दिन का इकट्ठा करके वो करता था। लाइव का वो नहीं था। तो अभी के लोगों को एक्सेस टू कम्युनिकेशन है, संचार पर उनकी सहूलियत है, हमारे जमाने में वो नहीं था। पहला। दूसरा क्या है, उस समय जब मैं गया था, अभी तो तमाम आपके पास इंटरनेट है, ये है वो है, जिससे आपको जानकारियां मिल जाती हैं। हमारे जमाने में अगर मैं यहाँ हूँ तो वहाँ की जानकारी नहीं हो, उसके लिए मुझे प्रयास करना पड़ता है। कैसे जुटाते थे? मैंने अपने संपर्क सूत्र बनाए, जैसे अतिकुल्ला बरेला खान, जो चलिए अब बताया जाए, अतिकुल्ला बरेला, अब तो उनको मार दिया गया। अतिकुल्ला बरेला खान थे जो तालिबान विरोधी कमांडर थे। तो मैंने उनसे जब पहुंचा वहां, तो मुझे तो सूचना एकत्रित करनी थी ना, तो एक पत्रकार को सूचना एकत्रित करने के लिए जितने संघर्ष करने पड़ते हैं, जितने पापड़ बेलने, वो मुझे बेलने पड़े। तो मैंने अतिकुल्ला बरेल खान साहब से संपर्क किया और उन्होंने कहा मैं प्रबल हूँ, तो वो अंग्रेजी भी नहीं बोल पाते, वो हिंदी भी नहीं, तो उन्होंने किसी अपने इंटरप्रेटर को दिया, मेरी उनसे दोस्ती हो गई बातचीत में। तो मुझे जानकारी देते थे कि कैसे हम तालिबान को कहाँ मार रहे हैं, क्योंकि देखिए जो अमेरिका करता था वो तो CNN और BBC को इंफॉर्मेशन जाती थी, इंडियन को तो मिलती नहीं थी। वो तो चैनल देख के इंडियन जो पत्रकार चाहें जो लिख लें पढ़ लें, लेकिन जो अंदर से है वो मुझे अतिकुल्ला बरेला खान, और मैंने 2-3 दोस्त बना लिए थे युद्ध के। एक्चुअली मैं अमेरिकी हमले के 5-6 दिन पहले पहुंच गया था अफगानिस्तान, तो मैंने वो 5-6 दिन इस्तेमाल किया अपने सूत्र बनाने में। और मेरा हमेशा से मानना, सूत्र मित्र बनाइए, तो मित्र बनाया था मैंने, तो मित्र बनाया, तो वो मित्र मेरे काम आया, वो खबर देते थे, मैं ब्रेक करता था। प्रभात सर, पता नहीं ये पूछना चाहिए सवाल कि नहीं, अब आप युद्ध जो कवर कर रहे हैं रिपोर्टर्स, वो किसको आप पसंद करते हैं? किसमें लगता है कुछ दम है, बेहतरीन है, अलग है? देखिए, हो सकता है मैं कुछ कहूँ तो मेरी निजी राय आप समझिए, मुझे नहीं लगता कि अभी उस तरह का कवरेज कोई कर रहा है जिस तरह की चुनौतियां हमारे दौर के लोग झेल चुके हैं। आप देखिए, आपके पास बेहतर संसाधन है, आपके पास सब कुछ बेहतर है। मैं अफगानिस्तान में था तो होटल भी नहीं था, सड़कें नहीं थी, 9 दिन खाना नहीं मिलता था, 2 दिन में 9 दिन, सबसे लंबा 9 दिन, 2 दिन में एक बार खाना मिलता था, वो भी 1 जून का। अब तो आप यूक्रेन जाइए तो वहाँ रशिया, हमारा तो बगल में भोजन मिल रहा है आप, लेकिन हमारे साथ तो वो सब सुविधाएं नहीं थी। फिर मैं कह रहा हूँ अभी की जितने संसाधन हैं इन लोगों के पास, मुझे नहीं लगता कि वो रिपोर्टर उस तरह के
एफर्ट कर रहे हैं। एक आध हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं शायद बायस हूँ या मेरी अपनी निजी, मैं नाम एक आध हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया, अदरवाइज नहीं है। जबकि अब ज्यादा दिखा सकते हैं। आपके पास देखिए, मैं जब गया या इराक गया, मेरे पास कुछ नहीं था, हर कदम चुनौती थी। न होटल था रुकने के लिए, न खाने के लिए भोजन था, न सोने के लिए जमीन थी, केवल एक स्लीपिंग बैग था। अब तो बहुत कुछ है, लेकिन उस समय हम लोग उस चुनौती से निकल के, लोगों को आज कहना बहुत आसान होगा, मीडिया कम था तो आप चपक गए बहुत आसान है। तो आज तो बहुत सा मीडिया को, एक मुझे बताइए ब्रांड बनाओ। आपने बहुत सही पकड़ कही, अभी भी तो आपके अंदर ब्रांड बनने की वो है। आप ब्रांड इन सेंस की, ब्रांड मतलब जो अलग से कवरेज करके अपने को स्थापित कर सके। वही कहने मतलब तो लोगों के दिलो दिमाग में छा जाए, लोग कहे यही इकलौते ऐसे हैं जो बेहतरीन लाते हैं। तो आपको सब एक जैसे लगते हैं। आप देखिए प्रबल यही कह रहे हैं, आप देखिए गौर साहब यही कह रहे हैं, आप सुरेश यही कह रहे हैं, महेश यही कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतर है, एक इधर करेगा उधर करेगा। तो देखिए मैं इसीलिए मेरा पत्रकारिता को लेकर ना मोह भंग हो रहा है धीरे धीरे। सर क्योंकि सेवाएं रही दशकों तक, इसलिए मोह भंग हो रहा है। मौजूदा पीढ़ी संघर्ष, स्ट्रगल नहीं कर रही है। जी। आप दूसरों को दोष देने से पहले अपने मनस्थिति को समझो। आपके पास कोई नया रिपोर्टर आएगा, मैं जब क्राइम रिपोर्टिंग शुरू किया तो मेरे बॉस ने कहा कि तुम रोज मॉर्चुरी जाया करो, क्योंकि लाश वहीं आती है पोस्टमार्टम के बाद। मैं वहां गया तो वहां कीड़े घूम रहे थे, मेरे जूते में लगा और उल्टी करने लगा। मैं नहीं कहे वहीं से तुम्हें पता लगेगा, जो शरीर आई है, लाश आई है, वो हत्या है, एक्सीडेंट है, तो वहां से तुम सीखोगे। आज कोई जाएगा? मैं 34 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, मैं भी मर्चरी जाता था तभी ना आप मुझसे बात कर रहे हैं बैठ के, तभी ना आपको लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज आप पूछिए जितने पत्रकार हैं पिछले भी 10-15 साल में जो महानुभाव पैदा हुए हैं, कोई गया है? जबकि अब संसाधनों से लैस है। अब तो वर्जन पूछ लिया, फोन कर लिया, कुछ हो गया, बात खत्म हो गई। हाँ, व्हाट्सएप पे आएगा। अरे व्हाट्सएप बताएगा कि इस लाश में 14 चक्कू लगे हैं, 4 लगे हैं, उल्टी पड़ी थी कि टेढ़ी पड़ी थी, वो तो फोटो दिखाएगा जब तक। तो ये एक चुनौती है, और मुझे लगता है कि शायद पत्रकारों ने खुद को खत्म करने की तैयारी कर ली है, मेहनत नहीं करना चाहते। ये भी तो है सर, संस्थान सच भी नहीं जानना चाहते हैं, करवा। ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है, दबाव है संस्थान के ऊपर, तमाम तरह के होंगे उससे। अरे भाई, आपके राजनीतिक कवरेज को लेकर दबाव होगा कि आप उनके खिलाफ मत बोलिए, उनके खिलाफ मत बोलिए, लेकिन एक हत्या हो गई है, उसमें कौन सा दबाव है? तो आपका सर विषय यही रहा, युद्ध रहा, क्राइम भी रहा सर, बहुत जबरदस्त। क्राइम की कोई ऐसी स्टोरी बताइए। एक स्टोरी बताऊं? हाँ जी सर। 1997 की बात है, और बड़ी पता नहीं अभी तक इस पे तो कोई नेटफ्लिक्स पे बनी नहीं, शायद मैं ही बनाऊं इस पे फिल्म, लेकिन बहुत सेंसिटिव स्टोरी है। ये बात है दिल्ली की, और मैं 96-97 में नया क्राइम रिपोर्टर बनाया गया था। उससे पहले मैं एजुकेशन कवर करता था और तमाम सिविक। तो सुबह खबर मिली कि साहब एक घर है, वो सरकारी कॉलोनी थी, और उसके नीचे एक गैराज में एक लड़की और लड़के की लाश मिली है। फिएट कार आप जान, छोटी होती है, छोटी, हाँ, एम्बेसडर फिएट 2 ही थी, तो छोटी फिएट में लाश मिली है। तो सब लोग पहुंच गए, तो जो पुलिस ने बताया, कवर किया। तो मेरी एक जूनियर रिपोर्टर थी, वो यहीं लखनऊ की रहने वाली, अब तो पता नहीं कहाँ है, मैं उससे 25-26 साल हो गए, मेरी कोई बातचीत ही नहीं, शायद वो शादी करके कहीं होंगी। तो मुझसे कहा गया कि
मैं गया सीन ऑफ क्राइम पे जहाँ घटना हुई थी। तो जो पुलिस ने बताया था कि लड़का था, लड़की थी, ये थी, तो लड़का था 6 फुट 3 इंच का और लड़की थी 5 फुट 4 इंच की। तो मेरा पहला सवाल मेरे जहन में कौन था कि हम लड़की तो फीट में अट सकती है, लड़का 6 फुट का कैसे 4 इंच का 3 इंच का। वहीं से मुझे संदेह पैदा हुआ। बड़ी सेंसिटिव स्टोरी है। और फिर मैं लौटा और अपने एडिटर संपादक को बोला कि मुझे पुलिस की जो कहानी है उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो आप देखिए। तो जहां वो बॉडी मिली थी वहां मैं सुबह पहुंच गया 5 बजे। कोई पत्रकार जाएगा 5 बजे? तो मैंने कहा देखो, अगर यहाँ ये बताते हैं कि 6 बजे मिली थी गैरेज में, तो कोई तो देखा होगा इसको। 5 बजे पहुंच गया सुबह। तो गर्मी का दिन, थोड़ा उजाला आसपास में, तो सामने एक खोखा लगाता था। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई, तो उसका घर ये जहाँ ये दोनों लाश में सामने था, एकदम अक्रॉस द रोड। तो मैंने कहा 2 लोग मरे। कहा हाँ साहब मरे हैं। आप कौन? अरे हम कहीं नौकरी करते हैं डीडीए में, सिगरेट पिलाओ। तो हम बात टाल दिए, हमको उससे जानकारी। उसने एक सिगरेट दी। मतलब देखिए, मैं धूमपान करना शरीर के लिए, हाँ इसलिए पहले बता दूं। तो मैंने ऐसे, वो एक होता है आपको रिपोर्टिंग के लिए, तो मैंने अपना जुड़ने का एक तरीका। हाँ, तो मैंने उसको 50 रुपए दिए। उस जमाना 50 की वैल्यू बहुत थी। 50 की नोट नहीं, 100 रुपए, हाँ 100 रुपए दिए। पैसा पाऊंगा, चेंज नहीं है। और था यही यूपी का, बिहार का। तो आएंगे, मैं नौकरी करते हैं डीडी में, आएंगे दोबारा लेंगे। 5 मिनट फिर वो पिलाओ। सब चेंज है नहीं है, छोकन चेंज क्या चिंता करते हो, दो तो चले गए। फिर पैसा फिर आए, थोड़ी देर बाद फिर उनको एक और पिलाओ। कहा साहब, अरे दुकान अभी खोले हैं, कहाँ सुबह इतना? 100 रुपये तुम्हारा, अगले 10 दिन पियेंगे सिगरेट इसमें तुम्हारी। क्या गिनेगा कौन? ये सब छोटी बात, हम कहीं बात आओ। तो एक ऐसे मैंने फेंकी, फिर मैं क्या हो गया मंत्रित, एक और लाओ। देखिए वो एक रिपोर्टर को एक जासूस की तरह हरकत करनी पड़ती है। तो मैं कहीं बताओ, क्या साहब आप नौकरी करते, इतना सुबह जाते हैं? क्या सरकार की नौकरी बड़ी खराब है, फाइल बड़ा पढ़ना पड़ता है। हम कहीं बताओ, यहाँ कोई मरा था क्या? तो हाँ, उसकी जानकारी ने मैंने पूरे केस को खोल दिया। लंबी कहानी है, मैं लिखूंगा अपनी किताब में उस पर, बड़ी सेंसिटिव, बड़ी इमोशनल। और दिल्ली पुलिस परेशान। मैं बात किया और उसके कहने के हिसाब से कोशिश की। रोज एक पीस लिखता था मैं पायनियर अखबार में, और वो वर्मा। तो दिल्ली पुलिस को समझ नहीं पाएगी ये क्या है। बाद में जब ये 1 महीना हमने लिखा, और आज भी मेरे पास क्लिपिंग है, पेज 1 पे लीड स्टोरी मेरी होती थी। बहुत से वो कांड था, मैं लिखता था। जब दिल्ली पुलिस के आईजी डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस कांड को पूरा खोल के, तो उन्होंने जो बोला तो हमने उसे लिखा। और मेरे संपादक ने उस समय जो मैंने छापा था, उन्होंने बोला दिल्ली पुलिस ने कहा कि 80% उनकी जांच मैंने करके बताई थी। ये है, वो आज भी है मेरे पास। ये लगनशीलता होती सर, और काम करने के प्रति जुड़ाव। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, प्लीज ये मत समझिएगा कि मैं आत्मुग्ध आदमी हूँ। नहीं, हम लोग समझ रहे हैं आपके कार्यों को कोई भुला ही नहीं सकता, और जो ख्याति आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर। और मैं हमेशा पत्रकारों कहता हूँ, मैंने कहा कि हमेशा एक मेरा
संदेश क्या दूं, हर आदमी बड़ा आदमी है, समझदार है। हर खबर के पीछे एक खबर होती है। जिस दिन आप पीछे खबर पे फोकस करना शुरू करोगे, खबर अपने आप आपको खड़ा कर देगी। बिल्कुल सच कहा सर। कितने साल पहले शुरू की थी सर पत्रकारिता? 90 91। कितने देश में गए आप पत्रकार में? बहुत, मतलब युद्ध के तो आप समझिए, इराक, अफगानिस्तान, लेबनान युद्ध, पाकिस्तान गया हूँ, बांग्लादेश, ये सब तमाम, अफ्रीका कश्मीर में कम से कम 500 बार गया हूँ। बस्तर, नक्सल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, हिंदुस्तान में ही, अब केरल, कर्नाटक, हर जगह। तो देखिए, प्रबल प्रताप सिंह साहब जो 3 दशक से भी ज्यादा समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान न कि भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अलग पहचान आज भी कायम है। और सबसे बड़ा मूल मंत्र जो आपने पत्रकारों के लिए दिया कि आप अपने क्षेत्र में, अपने काम में कैसे काम करके अपनी पहचान को बना सकते हैं, वो जीती जागती मिसाल भी है। और आपसे बातचीत करने के बाद बहुत सारे ऐसे जो आपके लिए टिप्स मिले वो आपके जीवन में भी काम आने वाले हैं। कैसे दुर्लभ पत्रकारिता होती थी उस समय की, आज तो बहुत सारे माध्यम है आपके पास सूचनाओं के, लेकिन शुरुआती दौर से लेकर आखिर तक आपने कैसे अलग काम करके अपनी पहचान बनाई, ये आपके लिए भी बहुत कारगर होगा। और यही कारण है कि आज के युद्ध में आपको शायद ही कोई ऐसा दिखता हो जो अलग कुछ करता। और जब आप अलग करेंगे तभी आपकी पहचान होगी। ये आपका मूल मंत्र है और ये आपकी पहचान भी है। तो हम उम्मीद करेंगे इस देश में फिर से कोई ना कोई प्रबल प्रताप सिंह जरूर बने। सर, आपने बातचीत की। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।